आप लोग की अभी टास्क फोर्स है, तो अब इसका मैंडेट क्या है? आप लोगों को किन किन सेक्टर्स को इस वक्त फोकस करना है? शिपिंग है, फिशरीज है या टूरिज्म है? ये चूंकि बहुत ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं ये सेक्टर्स, तो इन पर अभी क्या प्लान्स हैं अगले साल 2 साल के, और इनका क्या फ्यूचर आप फिर देख रहे हैं? जी 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 इनका फ्यूचर तो जैसे मैंने कहा कि मैं तो ऑब्वियसली क्योंकि मैरीटाइम सेक्टर का आदमी हूँ और मैंने ब्लू इकोनॉमी पे किताब भी लिखी है, इसी से रिलेटेड बल्कि 3 किताबें मैं लिख चुका हूँ, तो मैं तो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है और मैं तो इस पर बिलीव करता हूँ कि ये हमारे मुल्क की पूरी इकोनॉमी के चलाने के लिए ब्लू इकोनॉमी का जो सेक्टर है ये ही काफ़ी है पूरी मुल्क की इकोनॉमी को चलाने के लिए, अगर उस पर भरपूर तरीके से तरक्की दी अपना, यानी पाकिस्तान को ना IMF के पास जाने की जरूरत पड़ेगी, ना दीगर बैंक्स के पास या दीगर ममालिक से भी कोई कर्ज नहीं लेना पड़ेगा। जी बिल्कुल। अच्छा, कैसे सर, जरा ये इस पर भी रोशनी डालिएगा जरा। देखिए, एक तो जैसा कि मैं आपको बता रहा कि शिपिंग तो हमने कहा ना कि जैसा कि 6 से 9 बिलियन अगर हम ये पाक रुपीज़ में ही अगर ये पेमेंट करना शुरू कर दें तो ये हमारा मसला ही ख़त्म हो जाए। सही। और फिर सिर्फ यही नहीं कि हम अपना, ये तो बिजनेस इंटरनेशनल बिजनेस है, दूसरों का बिजनेस से भी कर सकते हैं हम। सेंट्रल एशियन रिपब्लिक वगैरह के लिए ट्रांजिट ट्रेड, चाइना के लिए जो सीपेक का आपने जिसका जिक्र किया, तो उनसे बहुत ज़्यादा स्कोप है इसका। अगर हम सेंट्रल एशियन रिपब्लिक के लिए गेटवे है। अभी मैं आपको एक मिसाल बताऊं इसकी, पोर्ट्स की भी हम साथ में, शिपिंग के साथ पोर्ट्स की भी बात कर रहे हैं। पोर्ट की एक छोटी सी मिसाल दूं, जबल अली पोर्ट, हम सब जानते हैं दुबई की जबल अली पोर्ट। जबल अली पोर्ट एक आर्टिफिशियल पोर्ट है, नेचुरल पोर्ट नहीं है, बनाई गई है बिल्कुल, वो बंद वगैरह बांध के जैसे कि आप कह लें तो उसको बनाया गया। बट जबल अली पोर्ट सिर्फ एक पोर्ट जो है दुबई की पूरी GDP का 50% सिर्फ एक पोर्ट चला रही है, जनरेट करती है, सिर्फ जबल अली पोर्ट दुबई की GDP। सही। हमारे पास जैसे आपने बताया कि 3 फंक्शनल पोर्ट्स हैं, फिर जबल अली के पास इस किस्म के फ़ायदे नहीं है कि हम सेंट्रल एशियन रिपब्लिक के जैसे कि हम गेटवे हैं, सीपेक के वजह से हम चाइना के साथ लिंक है, उनको तो इस किस्म का कोई एडवांटेज नहीं। सिर्फ सही मैनेजमेंट और सही अपना चीज़ें सही तरीके से उनको लेकर चलें, अपने जो इसके फ़िलासफ़ी है मैनेजमेंट की, पोर्ट्स वगैरह की, तो उनसे इस हद तक। तो मेरे कहने का मुराद है कि इतनी ज़्यादा स्कोप है इसमें अगर हम इसको चलाएं, अगर इस पर सारे भी करें। ये तो पोर्ट्स और शिपिंग की बात। शिप बिल्डिंग का जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि शिप बिल्डिंग में वो है कि दुनिया के एक शिप बिल्डिंग से ही रिलेटेड मैं थोड़ा सा और बता दूँ कि शिप बिल्डिंग से ही रिलेटेड शिप बिल्डिंग और रिपेयर 2 चीज़ें अपने साथ साथ चलती हैं। ये अभी हमने बात की थी, मैंने बात की थी बल्कि कि गल्फ से दुनिया के बड़े बड़े सुपर टैंकर जो है ना सब यहाँ से तेल लेकर जाते हैं जी। ये जो टैंकर जब आप समंदर में देखते होंगे इनको, तो ऊपर जब ये भरे हुए होते हैं तेल से तो थोड़ा सा पोर्शन ऊपर नज़र आता है, उसका कई गुना पोर्शन जो है वो नीचे पानी में होता है। जो पानी में पोर्शन होता है समंदरी पानी है, खारा पानी है, तो उससे वो सारा गल सड़ता भी है और सारे उसमें मसाइल भी आते हैं। तो उनको रेगुलरली उसकी रिपेयर मेंटेनेंस की ज़रूरत होती है। बिल्कुल। और उनकी रिपेयर मेंटेनेंस कब हो सकती है? जब वो खाली हों। जब वो आते हैं गल्फ में, यानी गवादर के सामने से गुजरते हैं, तो वो सारे खाली होते हैं। अच्छा। तो अगर हमारे पास रिक्विजिट इस किस्म का डॉकयार्ड या शिपयार्ड वगैरह वहाँ पर हो, ऐसी एसेट वहाँ पर हो, तो पूरे दुनिया के टैंकर्स के लिए आइडियल जगह है कि वहाँ पर रिपेयर मेंटेनेंस कराएं। फिर रिस्ट्रिक्टेड वाटर इफ्तिखार साहब, माजी में तो हमारा गडानी शिपयार्ड तो हमारा दुनिया का टॉप का शिपयार्ड हुआ करता था, जो कि अब नीचे होते होते 5वें नंबर पर आ गया। अभी चाइना, बांग्लादेश, इंडिया सब ऊपर चले गए। जी मैं उस पर अभी आता हूँ, वो शिप ब्रेकिंग है, मैं शिप बिल्डिंग की बात कर रहा हूँ। अभी मैं उसकी तरफ भी आता हूँ, गडानी की तरफ। तो ये मैं शिप बिल्डिंग की बात कर रहा हूँ, शिप रिपेयर की, शिप ब्रेकिंग पे। तो ये शिप ब्रेकिंग मतलब शिप रिपेयर का इतना बड़ा हम इसको वहाँ पर कराते हैं। और गवर्नमेंट की तरफ से जैसे मैं पहले भी कहा कि इम्प्लीमेंटेशन का प्रॉब्लम होता है। 27 अगस्त 2007 से 2 बड़े शिपयार्ड थे, एक गवादर में, एक पोर्ट कासम में, गवर्नमेंट की तरफ से अप्रूव्ड हैं। मैं डेट बता रहा हूँ आपको, 27 अगस्त 2007 से अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा। और उसमें सारा प्लान ये है कि जी इंटरनेशनल शिपयार्ड्स जो हैं वो आके इन्वेस्ट करें, हम सिर्फ ज़मीन और रिक्विजिट इंफ्रास्ट्रक्चर उनको देंगे, बाकी वो करें। कोरियंस और वो सारे के सारे इंटरेस्टेड हैं। क्यों इंटरेस्टेड हैं? जैसे मैंने कहा ये लेबर इंटेंसिव काम है। कोरिया और जापान को रियलाइज़ करते हैं कि वो चाइना से लेबर में कम्पीट नहीं कर सकते, तो इसलिए उनकी फ़िलासफ़ी ये है कि हम ऐसी जगह शिपयार्ड्स बनाएं जहां उनकी अपनी मैनेजमेंट हो, उनकी अपनी टेक्नोलॉजी हो, लेकिन लेबर चाइना से भी सस्ता हो।
इसी तरह से उन्होंने वियतनाम में शिपयार्ड्स बनाए। अब फिलीपींस बड़ी तेज़ी से इसी तरह से उनकी मदद से तरक्की कर रहा है। फिलीपीन अब नंबर 4 हो गया है दुनिया में शिप बिल्डर। सही। तो हमारा इतना बड़ा स्कोप है और कोरियंस वगैरह इंटरेस्टेड भी थे। और 27 अगस्त 2007 से मैं कह रहा हूँ कि सारी गवर्नमेंट्स को हम दे चुके हैं प्रेजेंटेशन, सब कहते हैं कि ये बहुत अच्छे प्रोजेक्ट है, आगे मामला बढ़ अभी तक भी नहीं बढ़ पाया। तो बस अल्लाह करे कि हम सही तरह से फोकस करके पॉलिसीज पे अमल करें। तो ये अब आपने गडानी का जिक्र किया। जी जी, हाँ, मैं चाहता हूँ ज़रा एक्सपोर्ट्स और फिर उसके बाद जो गडानी का ब्रेकिंग यार्ड भी, इस पर भी यहाँ ज़रा आप इज़हार ख्याल कर दीजिएगा ज़रा। एक्सपोर्ट्स और टूरिज्म को हम कैसे इसमें अपने बढ़ा सकते हैं? अब गडानी का आपने बिल्कुल सही कहा कि किसी जी उस पर भी आता हूँ। एक्चुअली आपने सही कह रहे हैं कि ब्लू इकोनॉमी के इतने एस्पेक्ट्स हैं, क्योंकि हम एक एक एस्पेक्ट भी हम अगर डिस्कस करें तो जो आप ये प्रोग्राम कर रहे हैं इसके एक एक प्रोग्राम एक एक एस्पेक्ट पे जो उसका जो हिस्सा है उसको कई कई प्रोग्राम शायद लग जाए अगर पूरी तरह से उसके हम उसका डिस्कस करते हैं। तो आपने सही कहा शिप ब्रेकिंग का, तो गडानी का किसी ज़माने में 80s तक इनफैक्ट हम दुनिया के नंबर 1 यार्ड से शिप ब्रेकिंग यार्ड्स, बिल्डिंग ब्रेकिंग यार्ड्स, यानी कि जहाज़ों को तोड़कर वो सारा उसका जो स्क्रैप भी और उसके इंजन वगैरह पुराने और मशीनरी और सारे लग रहे हैं। आजकल शिप ब्रेकिंग को मॉडर्न उसमें और IMO वगैरह के कंडीशंस के मुताबिक अब उसको शिप रिसाइकलिंग कहते हैं। शिप ब्रेकिंग नहीं, रिसाइकलिंग। हमारे जो शिप ब्रेकर्स भी हैं वो भी अब अपना वो शिप रिसाइकलिंग यार्ड से कहलाते हैं। इसमें अब हमारा आहिस्ता आहिस्ता क्यों पीछे होने लगे हैं कि दुनिया में कवानीन बदलते जा रहे हैं, ख़ासतौर पे पॉल्यूशन और अपना ह्यूमन सेफ्टी वगैरह का, जो लेबर की सेफ्टी वगैरह के, उन सारे के कवानीन। IMO जो इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन है उसने अब एक रूल बनाया था। यूरोपियन यूनियन के बहुत सख्त रूल्स हैं और दूसरों के भी हैं, लेकिन उन्होंने एक मॉडरेट सा रूल बनाया था 2009 में, जिसे कि हांगकांग कन्वेंशन कहते हैं, क्योंकि वो हांगकांग में अप्रूव हुआ था। IMO का रूल इंटरनेशनल मतलब कन्वेंशन है। उसमें ये सारी चीज़ें जो है ह्यूमन सेफ्टी वगैरह की और पोल्यूशन कंट्रोल और इस किस्म के सारी चीज़ें आपने उसको करनी होती हैं। जो यार्ड्स ये करेंगे वो उसके मुताबिक पूरे होते रहेंगे और उसी पे वो दुनिया जो है जहाज़ भेजेगी अपने जहाज़ों को रिसाइकिल करने के लिए या ब्रेकिंग के लिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।